सो गाइस, आज से हम डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें न्यूज़पेपर की कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे यूपीएससी मेंस के किस पेपर के अंदर कौन से टॉपिक से रिलेट करती है, तो वो भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। और साथ ही साथ जो आर्टिकल में टफ वर्ड्स होंगे उनके भी मीनिंग हम देखेंगे। और आर्टिकल के लास्ट में जिन कंट्रीज़ की बात की गई होगी आर्टिकल में, उन कंट्रीज़ को हम मैप पर देखेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे कि किन किन कंट्रीज़ के साथ वो अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, कौन से सीज़, कौन से ओशंस के साथ वो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सभी कुछ देखेंगे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑलराइट, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो आर्टिकल है हमारा, फॉर साउथ एशिया ए यूक्रेन लेसन, ये आइडियाज़ पेज का आर्टिकल है। तो इसको हम देखेंगे। GS2 के अंदर जो एक टॉपिक है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मेंस और प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। ये आर्टिकल लिखा गया है बाय C राजा मोहन जी के द्वारा। अच्छा, इस आर्टिकल में आप कुछ टर्म्स देखेंगे, जैसे कि नाटो और वार्सो पैक्ट। नाटो और वार्सो पैक्ट। तो आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुतों को नहीं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नाटो के बारे में, जो कि हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 अप्रैल 1949 में बनी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्राज़िल्स में है। ब्राज़ील नहीं, ब्राज़िल्स, जो कि बेल्जियम के अंदर है। कहाँ है? बेल्जियम के अंदर। और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 30 कंट्रीज़ हैं टोटल, जिसमें से देखने वाली बात यह है कि 27 कंट्रीज़ जो हैं वो यानी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अब ये बना क्यों था? ये बना था कि जब 1947 में, यानी मार्च 1947 में जब जर्मनी अटैक करने वाला था फ्रांस पर, तो बचाव के लिए फ्रांस ने सोचा कि क्यों ना यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ एक ट्रीटी साइन कर लिया जाए, उसको अपने साथ जोड़ लिया जाए। तो फ्रांस ने यूके के साथ ट्रीटी ऑफ डंडकिर्क, DUNDKIRK, ये ट्रीटी साइन कर ली यूके के साथ। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना और कंट्रीज़ को भी अपने साथ जोड़ा जाए और एक ग्रुप बनाया जाए। तो 1948 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेनेलिक्स कंट्रीज़ को, बेनेलिक्स BENELUX, बेनेलिक्स कंट्रीज़। अब ये बेनेलिक्स क्या होता है? ये कंट्रीज़ का ग्रुप है। ठीक, इनमें ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आखिर बेनेलिक्स कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ को हम देखते हैं, यानी बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन तीनों कंट्रीज़ को मिलाकर हम कहते हैं बेनेलिक्स कंट्रीज़। तो इन्होंने बेनेलिक्स कंट्रीज़ को भी अपने साथ जोड़ लिया। जब इन्होंने बेनेलिक्स कंट्रीज़ को अपने साथ जोड़ लिया, फिर ये ग्रुप कहलाया ब्राज़िल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ब्राज़िल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब 1949 में, यानी अप्रैल 1949 में जब नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हुई, तब ये ग्रुप जाकर कहलाया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जब नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हुई। तो इनका मेन एम ये था कि अगर इनके मेंबर जो कंट्रीज़ हैं उन पर अगर कोई कंट्री अटैक करती है तो ये सब मिलकर उसका सामना करेंगे। इसीलिए इसको इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर नाटो क्या है। दूसरा था हमारा वार्सो पैक्ट, जो कि मई 1955 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉस्को के अंदर है। ये वार्सो पैक्ट जो बना था ये USSR ने बनाया था, USSR ने लीड किया था। और ये तब बना था जब वेस्ट जर्मनी ने नाटो को ज्वाइन कर लिया था। यानी जो वेस्ट जर्मनी है, आप मैप में देख सकते हैं, जब इसने नाटो को ज्वाइन कर लिया था, तब पावर को बैलेंस करने के लिए वार्सो पैक्ट बनाया गया था। ये भी एक मिलिट्री अलायंस है, लेकिन ये 1991 में डिसॉल्व कर दिया गया है। तो मुझे लगता है आपको नाटो और वार्सो पैक्ट समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो अब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको अलग ही मज़ा आएगा इस आर्टिकल को पढ़ने में। तो हमने देखा है कि US और रशिया के बीच एक टेंशन चल रही है यूक्रेन को लेकर और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को लेकर, यानी कंट्री की पावर का असर कहाँ तक है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब उसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, उसका दायरा कहाँ तक है उस कंट्री की पावर का। ठीक है, तो इस बात को लेकर ये रशिया और US के बीच टेंशन चल रही है, जिस पर नेक्स्ट वीक मीटिंग भी होगी कि यूरोप में स्टेबिलिटी किस तरीके से बनी रहे, उसको लेकर अगले हफ्ते मीटिंग भी होगी। यूक्रेन का मैप आप वीडियो में देख सकते हैं। यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन पहले USSR का ही पार्ट था। और यूक्रेन को आप मैप में देख सकते हैं, इसका जो पार्ट है क्रीमिया, वो यूक्रेन का ही पार्ट हुआ करता था। लेकिन 2014 में मिलिट्री एग्रेशन से रशिया ने वो एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से रशिया पर कई सैंक्शंस भी लगे। यही वजह है कि G8 ग्रुप से G7 रह गया, क्योंकि रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था क्रीमिया को 2014 में। अब क्योंकि
यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन पहले यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था और अब इसकी एंगेजमेंट बढ़ती जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, और ये हमेशा से एक कंसर्न रहा है रशिया के लिए। रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का यूरोपियन कंट्रीज़ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस हो। अब अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन जो कि नाटो ज्वाइन करना चाहता है और नाटो भी चाहता है कि वो अपने जो पावर है वो वहाँ पर यूक्रेन में एक्सरसाइज करे, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो ये रशिया के लिए कंसर्न की बात हो जाएगी, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता है तो वो अपने ऑपरेशंस वहाँ पर करेगा, जो कि रशिया नहीं चाहता। जिसमें रशिया वार्सो पैक्ट का हवाला देकर ये कहता है कि जब वार्सो पैक्ट डिसॉल्व हुआ था 1991 में, यानी ख़त्म हुआ था कोल्ड वॉर के बाद, तब उसमें ये कहा गया था कि नाटो कंट्रीज़ हैं, नाटो का जो मिलिट्री अलायंस है वो रशियन बॉर्डर तक नहीं आए, जो कि रशिया के अकॉर्डिंग जब आज हम देखते हैं तो वो वायलेट हो रहा है। यहाँ राइटर कहते हैं कि कॉमन यूरोपियन होम का जो एक आइडिया है वो सिर्फ बातों में ही अच्छा लगता है, रेटोरिक है। अब मॉस्को को भी पता है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस यूरोपियन कंट्रीज़ पर पड़ता है तो वो अकेला हो जाएगा, सबल्टन हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा इन द न्यू रीजनल ऑर्डर। जो नया एक रीजनल ऑर्डर बन के आ रहा है तो उसमें वो कहीं ना कहीं दब जाएगा, छोटा हो जाएगा। पिछले दशकों से हमने देखा है कि अगर ये जॉर्जिया और यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ अगर वेस्टर्न पॉलिसीज़ को अपनाती हैं तो रशिया यहाँ पर आया है बीच में और उन पर रोक लगाई है। रशिया कह रहा है कि अगर नाटो कंट्रीज़ अपनी हरकतों से नहीं मानती हैं तो वॉर की सिचुएशन भी आ सकती है। लेकिन अब नेक्स्ट वीक जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग होगी, उसमें हम देखेंगे कि क्या सेटलमेंट निकलता है। लेकिन जो भी सेटलमेंट होगा उसका हमारे इंडिया पर और साउथ एशियन नेबर कंट्रीज़ जो हैं उन पर बहुत फ़र्क पड़ेगा और डायरेक्टली फ़र्क पड़ेगा। हमारी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने मेजर पावर जो डोमिनेट करना चाह रही थी उनका शुरू से विरोध ही करा है, कभी किसी मेजर पावर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। लेकिन साथ ही साथ मेजर पावर्स के बीच कन्फ्लिक्ट को भी अवॉइड करने की कोशिश की है बहुत हद तक। जब यहाँ पर बात आती है इन्फ्लुएंस की, अपनी थाक जमाने की, तो हमारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी पीछे नहीं रह जाती। 20वीं सेंचुरी में आपको याद होगा कि जापान जब ग्रेट पावर के रूप में उभर कर आया था, वो भी एशिया पर डोमिनेट करना चाह रहा था। उनका भी सेम एजेंडा था कि एशिया पर यूरोपियन कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस ना हो, वो हावी ना हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हावी ना हो। अब एक स्लोगन सामने आया था, एशिया फॉर एशियंस, जो कि अब भी डिसअपियर नहीं हुआ है। ये स्लोगन को जो फॉलो कर रहे हैं वो कर रही है चाइना। लेकिन चाइनीज़ प्रेसिडेंट सी जिनपिंग इस बात को मना करते हैं। लेकिन जब हम चाइना के हरकतें देखते हैं कि वो एशिया पर से यूएस का इन्फ्लुएंस हटाना चाहता है और आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन पर वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ लागू कर रहा है, जैसे कि जगह जगह अपने पोर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है, जैसे कि श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है। तो इन सब बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो चाइना खुद डोमिनेट करना चाह रहा है एशिया पर। जब बात इन्फ्लुएंस की आती है तो हमारा इंडिया भी पीछे नहीं है। हालांकि शुरू से ही इंडिया ने नेशंस की इक्वलिटी पर, उनकी सोवरेनिटी पर जोर दिया है और पावर पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करा है। लेकिन एट द एंड सारे स्टेट की जो इक्वलिटी है वो सिर्फ पेपर पर ही है। आज भी हम देखते हैं असल ज़िंदगी में बहुत सारा अनइवन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो किसी की जोग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत अनइवन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है असल ज़िंदगी में। जिन रीजन पर जहाँ पर ब्रिटिश राज डोमिनेट करता था, जैसे कि इंडियन ओशन और बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट, आज़ादी के बाद से इंडिया का भी इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक वहाँ पर रहा। लेकिन क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो जिसकी वजह से इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ा सा दूरी बनाए रखी। लेकिन टाइम के साथ साथ जो इंडिया पहले था वो आज नहीं है। राइजिंग टुडे इज़ ट्राइंग टू रिक्लेम सम ऑफ द इन्फ्लुएंस इन द सब कॉन्टिनेंट। इंडिया अपना इन्फ्लुएंस सब कॉन्टिनेंट पर और नेबरिंग कंट्रीज़ पर और इंडियन ओशन पर बढ़ा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो परेशानी आ रही है वो आ रही है जो चाइना इतनी रैपिडली ग्रोथ कर रहा है अपनी, वो इन्फ्लुएंस की बात करें तो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट और हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जब से अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस हटाया है इन कंट्रीज़ से, जब से इन कंट्रीज़ ने भी अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाया ही है। देखिए, मेन बात समझने वाली ये है कि आज यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है जहाँ पर सिर्फ यूएसए ही होता था, जहाँ पर सिर्फ यूएसए की हेजमनी होती थी। आज वो नहीं है, नहीं यहाँ पर बाईपोलर वर्ल्ड है, बल्कि आज का जो टाइम है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड का है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ मेजर पावर के रूप में ऊपर को आ रही हैं, बहुत रैपिडली ग्रो। यहाँ पर जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो भी सेटलमेंट होता है उसकी कीमत यूक्रेन को तो चुकानी ही होगी। जैसे रशिया ने फोर्सफुली 2014 में क्रीमिया को ऑक्यूपाई कर लिया था यूक्रेन से। और आखिर में राइटर कहते हैं कि जो बाइडेन को पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए कि अगर किसी तरीके से एक रीजनेबल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है व्लादिमीर पुतिन के साथ तो बहुत बेहतर होगा उनके लिए भी और यूक्रेन के लिए भी और कंट्रीज़ के लिए भी। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमें यूक्रेन से क्या सबक लेना चाहिए।
देखिए यहाँ पर अगर दिल्ली यानी अगर इंडिया अपने पड़ोसी राज्यों को ऐसे ही हल्के में लेता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता है, तो वो क्या करेंगे, जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो किसी और पावर को देखेंगे, वो अल्टरनेट कंट्री देखेंगे। इंडिया ने हमेशा से अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है और देनी भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम अपने घर में सुकून चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमारा पड़ोसी भी सुकून से रहे। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ नेशनल इश्यूज़ को ही ना देखें, बल्कि उन इश्यूज़ को भी देखें जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को यानी उनके पड़ोसी राज्य को भी अफेक्ट करता है। लेकिन अगर इंडिया के पड़ोसी राज्य चालाकी करते हैं, वो चाइना कार्ड प्ले करते हैं इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया को मजबूरन इंटरवेंशन करना ही होगा उनके इंटरनल अफेयर में। जो कि जैसा कि पहले भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर कि इंडिया ऐसे बिग ब्रदर बिहेव करता है कि इंटरनल अफेयर में हमारा इंटरवेंशन करता है। तो अगर पड़ोसी राज्य इंडिया के ऐसा करते हैं, चाइना कार्ड प्ले करते हैं, चालाकी दिखाते हैं, तो फिर इंडिया को ऐसा करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर याद करने वाली बात यह है कि जब 1971 में आपको याद होगा, जब लिबरलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, यानी इंडिया और पाकिस्तान की जब हुई थी, जब बांग्लादेश को लिबरलाइज़ करवाया था, तो कोई रोक पाया था पाकिस्तान की तरफ से? यूएस बोला था पाकिस्तान की तरफ से, या चाइना बोला था पाकिस्तान की तरफ से? नहीं बोला था। यहाँ पर अगर हम रशिया का एग्जांपल लें तो रशिया की इकॉनमी भले से ही बहुत कम है यूरोपियन यूनियन के जीडीपी के हिसाब से, लेकिन फिर भी उसने उनके नाक में दम करके रख दिया था। देखिए अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें तो हमें पता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ एज ए मेजर पावर ग्रो हो रही हैं और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। तो जो मेजर पावर कंट्रीज़ हैं उनके लिए समझदारी यही है कि वो डिसीजन जो लें वो बिल्कुल सही डिसीजन लें, समझदारी वाला डिसीजन हो, जिससे कि उनके पड़ोसी राज्य जो हैं उन पर भी एक अच्छा असर पड़े। नहीं तो क्या होगा कि ना तो वो मेजर पावर सिक्योर रह पाएगी और ना ही उनके पड़ोसी राज्य सिक्योर रह पाएंगे।